तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी बातों से हमें लगता है कि तुम्हें डिफेंस में जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात। मैं पायलट के लिए सिलेक्ट हो गया एक विशेष और उसी पे बात होती है और वो बहुत सीक्रेट होती है। 25 रुपए में तो कैमरा नहीं आता, 50 रुपए में आता है। और उसमें जो मैंने एक फोटो खींचा था जी, रेलवे लाइन का फोटो, ये बोल रहा है इसके व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती है कि मुझे मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। समय समय पर हम कुछ विशेष हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, इतिहास हो या अन्य कोई विषय हो। उन विषयों के विशेषज्ञों से चर्चा करना तथा समाज में विशेष योगदान देने वाले लोगों से चर्चा करना तथा ऐसे लोगों से चर्चा करना जो समाज के लिए एक संदेश देते हैं और संकेत देते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। उनसे हम आपका परिचय कराएंगे और उनसे करेंगे संवाद। संवाद वह होगा जो आम जनमानस के मन में जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को भी हम आपके माध्यम से पूछेंगे। मनोहर काजल, क्या वह नाम जिनको हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफर के रूप में। हालांकि उनका एक अलग व्यक्तित्व है। उन्होंने अलग अलग विषय में रहकर समाज में और देश के लिए योगदान दिए। कभी वह सेना के नायक बन जाते हैं, कभी वो शिक्षा के नायक बन जाते हैं और फिर कभी वह तूलिका लेकर, कलम लेकर लेखनी भी करते हैं तो चित्रकारी भी करते हैं, वह फोटोग्राफी भी करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह फोटोग्राफी जैसी नहीं होती है। वह ऐसी लगती है जैसे मानो वह चित्र जीवंत हो, हाथ से बनाया गया हो। ऐसे ही महान व्यक्तित्व से हम आपका परिचय करा रहे हैं, मनोहर काजल। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। दूसरी मुलाकात फिर हमारे दर्शकों के लिए एक अलग इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सही बात। और फिर सेना में जाकर बंदूक का तानना, दुश्मन के दांत खट्टे करने का संकल्प लेना और फिर वहां से आकर ग्राम की ओर, गांव की ओर, फिर शिक्षा की ओर और फिर जाके ऐसा फोटोग्राफी। ये अलग अलग भी था। लेकिन फिलहाल में हम आपसे चर्चा करेंगे यात्रा कहां से प्रारंभ हुई और प्रेरणा कहां से आई। दरअसल ये प्रेरणा जनरली हम अपने जो कुछ भी प्राप्त करते हैं हम अपने परिवेश और परिवार से प्राप्त करते हैं। जी, दमोह शहर में हमारे परिवार का बहुत नाम रहा। हमारे बब्बा जी शंकर लाल जी पाठक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी रहे। हमारे पिताजी पंडित शारदा प्रसाद जी पाठक, वो राम कुमार संस्कृत विद्यालय था किसी जमाने में। जी जी। और वो जो महाराष्ट्र मंडल में लगता था, तो हमारे जो पिताजी थे वो उसके प्रथम प्राचार्य थे और मैं उनका सबसे बड़ा लड़का जी। और तो मेरे साथ ट्रेजेडी ये रही कि बचपन में मतलब मैं थोड़ा होशियार भी था और अच्छे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, तो पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। परंतु क्या था, और मैं मेरा अक्सर जो एक महाराणा प्रताप प्राइमरी स्कूल है उसमें एक शिक्षक हुआ करते थे मोहनलाल जी जायसवाल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत प्यार कलाकार। और वो जगदीश टाकीज के पोस्टर बैनर बनाया करते थे। बिल्कुल याद आ गया बचपन की बात। तो वो हमारे चित्रों की बहुत तारीफ करते थे। और एक और थे जो गौरमा साहब थे। अच्छा, हाँ, वो भी मतलब बहुत अच्छे हिंदी के शिक्षक और बहुत अच्छे ड्राइंग टीचर। हाँ, तो क्या है कि क्योंकि म्युनिसिपल स्कूल में मैं 3 साल पढ़ा हूँ, 9 से लेके 11वीं तक। हमारे 11वीं बोर्ड हुआ करती थी, तो कभी कभी पत्रिकाएं निकलती थी खाली, मतलब स्कूल की जैसे पत्रिका होती थी सालाना पत्रिका, तो उसके लिए स्केचिंग या उसके लिए कोई आर्टिकल लिखना है या उसके लिए कोई कविता कहानी लिखना है तो गौर जी मेरे को बुला लिया कर। तो उससे क्या था कि मेरे को मेरा हाथ भी काफी अच्छा था, तो एक प्रोत्साहन जैसा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मेरा हाथ गौर जी देखते तो बोलते हैं कि
देखो कुछ लोग गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं। बिल्कुल, मुझे कुछ तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ईश्वर का कोई आशीर्वाद है। और जैसा भी हो, और यदि क्योंकि तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हम लोग तो शिक्षक है, उज्जवल भविष्य की काम नहीं करते हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि यदि तुम जे में जाके कुछ काम करो तो हमें लगता है कि कम से कम दमोह शहर को लगेगा एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट मिल सकता है, क्योंकि तुम में मेरे को संभावनाएं नजर। तो जब कोई बहुत बुजुर्ग शिक्षक जब आपकी इस ढंग से तारीफ करे तो ये अंदाजा लगाओ विद्यार्थी के मन में वैसे ही तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह के सपने देखने की शुरुआत। तो ये तो हुई एक चित्रकार बनने की, लेकिन यात्रा तो इंजीनियरिंग से प्रारंभ हुई। अब उसी की शुरुआत तो ये हुई। तो क्या हुआ कि वो आर्टिस्ट बनाना चाहते थे। हाँ। पिताजी बोलते थे कि आर्टिस्ट बन के क्या करोगे, घर में तुम सबसे बड़े हो, यदि इंजीनियर बन जाओगे तो इंजीनियर बनने के बाद अपना आर्टिस्ट बनाना। तो फिर पिताजी का था, क्योंकि पिताजी हमारे ऊपर, मैं सबसे उनका बड़ा बच्चा था, तो फिर मैंने भोपाल के MA सिटी में, MA कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन किया, है ना। और बड़े आराम से, मेरे को लगता है इंजीनियर बनना उस समय कोई कठिन काम नहीं। और वो एक रीजनल कॉलेज था, मतलब ऑल ओवर MP में एक ही कॉलेज था जिसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते थे। बाकी तो लोकल कॉलेज होते हैं तो उसमें जनरली स्टेट के लोगों को मिलता है, परंतु उसमें ऑल ओवर इंडिया से जो स्टूडेंट आते थे। तो क्या था कि मेरा सेकेंड ईयर था, है ना, और अचानक क्या हुआ कि उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में बहुत रैगिंग वगैरह हुआ करती थी, और जूनियर्स के लिए सीनियर्स बहुत परेशान किया करते। उस समय MA सिटी के हमारे जितनी क्लासें थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उस समय कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी थी, मैनेट की बिल्डिंग बाद में बनी थी, तो उसमें हम लोगों की क्लासेस वगैरह चलती थी। तो वहां क्या हुआ कि कैंटीन में हम लोग ऐसी, क्योंकि क्या है कि दूर दूर से आए हुए बच्चे थे, थोड़े दूसरों से डरते भी थे, ये भी रखते थे, रैगिंग का भी था, और फिर सेकेंड ईयर कोई पढ़ाई तो खास था नहीं, तो हम लोग ऐसी कॉलेज में कैंटीन में बैठे हुए थे। अचानक एक प्रोफेसर को सीनियर लड़कों ने मारपीट दिया, तो उसमें हम लोग ना इधर के ना उधर लेके करीब उस कॉलेज में उस समय 20 लड़कों को रेस्टिकेट किया गया। अब हमारे सामने तो ना लिया ना दिया, घर जाके यही कहेगा कि कॉलेज से रेस्टिकेट करनी, मतलब आपका फ्यूचर खत्म हो गया। तो उस चीज का इतना ज्यादा धक्का लगा, और मेरे पिताजी, मतलब कहने की उस समय एक मीडियम दर्जे के थे, एक बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज भेजना, छोटे गोविंद को वहां रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजना बड़ा टफ था। तब मेरे को अचानक लगा कि अब हम पिताजी को तो परेशान नहीं करेंगे, जो हमारी जिंदगी में होगा तो देखा जाएगा। तो उस समय एयरफोर्स का खूब विज्ञापन वगैरह होता था। हाँ। और भाग्य से जो लड़का मेरा पार्टनर था, उनके फादर हैदराबाद में FTC में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर। जी। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी बातों से हमें लगता है कि तुम्हें डिफेंस में जाना चाहिए। क्या बात है। मैं अपने पिताजी को बोल देता हूँ तुम वहां चले जाओ, ट्रेनिंग करो, और यदि खुदा ना खासा तुम पायलट बन जाओगे तो हम लोग तो उसके सामने कहीं ठहरते। जहां उसने ये बात कही तो मैंने कहा ठीक है, मैंने घर से किसी से कुछ नहीं पूछा, मैं सीधा हैदराबाद चला गया। मैं 6 महीने उनके घर रुका। देखो वो मुस्लिम फैमिली थी, इसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को इस ढंग से ट्रीट किया जैसे मैं उनका बेटा हूँ। और बाकायदा उन्होंने पूरे टेस्ट करवा के मेरे को क्वालिफाइंग भी करा दिया। मैं पायलट के लिए सिलेक्ट हो गया। फाइनल मेडिकल भी, जितने भी टेस्ट थे मैंने सब कर लिया, आखिरी में सिर्फ मेडिकल होना। अब मेडिकल में क्या होता है कि आपको कॉकपिट में बिठाते के क्या आप कॉकपिट में कैसे डील करते हैं। तो जब मैं कॉकपिट में बैठा तो मेरे को लगता है जैसे मेरा पाँव थोड़ा ऐसा उठ रहा, मतलब जैसे सीट मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने अच्छे से बैठने की कोशिश की, फिर भी थोड़ा लग रहा था अनईजी था, पर मैं नहीं जानता था कि ये किस कारण। तो वही चीज मैंने इंस्ट्रक्टर को बताई, मैंने कि मेरे को थोड़ा, तो उसने एकदम कहा कि आप बाहर आइए, उन्हें कि आपकी लंबाई थोड़ी कम पड़ गई सीट के हिसाब से बैठने। तो उन्होंने कहा ऐसा है, अभी तो आपकी कोई उम्र नहीं है, आप थोड़ा ये करेंगे एक्सरसाइज ठीक हो जाएगा, आपके लिए हम नेक्स्ट कोर्स के लिए सिलेक्ट करते थे। इतना करके उन्होंने वो लिख दिया। और फिर बाद में जब जो इंस्ट्रक्टर थे वो आए, मैंने कि ऐसा हुआ, मैंने कि चलो ठीक है नेक्स्ट कोर्स में चले आ गए। परंतु अचानक उनकी नजर मेरी डेट ऑफ बर्थ पे पड़ी।
तो उनने कहा कि जब 6 महीने के बाद दूसरा कोर्स होगा तब तो आप 20 साल से ऊपर हो जाओगे और 20 साल से ऊपर होने के बाद मतलब पायलट तो बनने के चांसेस खत्म हो गए। तो देखो उनको जैसे ही लगा, वो फौरन मेरे को लेके, ऑफिसर आई थी जो भी है, तो कहने कि इस बच्चे का भविष्य, ये तो वहां पे भी जाके एक्सरसाइज कर लेता, सब टेस्ट ये पार कर चुका है। परंतु जानते हो मिलिट्री में एक बार जो कलम चल जाती है बहुत कठिन। उन्होंने कि हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अंदा लगाइए, ये मेरे लिए दूसरा बड़ा धक्का है, क्योंकि पायलट का सिलेक्शन लाखों में होता है। हाँ, और वो भी सिर्फ उनकी वजह से मैं पास कर गया था, क्योंकि उनने मुझे को ट्रेनिंग दी, है ना। और चूंकि अंदर से घर से भागना था, तो एक सेक्रीफाइस जैसे कि ना तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मरने के अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि ऐसे ही में लोग देखा होगा, बच्चे आप देखते हैं सुसाइड करते हैं, क्योंकि भावना तो में इमोशनली इतने होते हैं कि हम तो वैसे ही बदनाम हो गए, हम घर पे भी जाएंगे तो लोग चाहेंगे देखो ये रेस्टिकेट होके आ गया, ऐसे ऐसे है, तो कैसे ऐसे माहौल में जिए। मैंने कहा कि ठीक नहीं है, फिर मैं बेंगलोर चला गया। बेंगलोर से एज ए सिंपल सैनिक की तरह मैंने सर्विस ज्वाइन की। और उस समय हम जिस माहौल से या इमोशनल टेंशन से गुजर रहे थे, उस समय तो यही था कि अब तो सब छूट गया है, अब हमें घर नहीं लौटना है, तो अब जहां आए हैं यही कुछ करके दिखाएंगे। और जो मेरी ट्रेनिंग के 15 साल रहे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स होते थे, वहां दक्षिण भारतीय ज्यादा होते थे, बातें बातें करने का मौका नहीं मिलता था, इंग्लिश इज दी ओनली लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश सुधारो तो उनसे बात है, फिर धीरे धीरे अच्छा परिचय बन जाता है, क्योंकि सरदार जी भी थे, ये थे, दिल्ली के भी थे, तो धीरे धीरे एक परिचय। परंतु जो चोट मैंने खाई थी वो मैं जानता था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से निष्कासित होके आया था, मैं पायलट बन के निष्कासित होके आया था, और अंत में एक सबसे थर्ड कैटेगरी में मैं सोल्जर बना था, क्योंकि मेरे घर जाने के सभी रास्ते बंद हुए। और भाग्य से मुझे ये मतलब वायरलेस ऑपरेटर का पद, क्योंकि सेकंड ग्रुप में होता, फिर हम लोगों को फर्स्ट ग्रुप में होता, तो ये समझ लो कि फिर जो कुछ भी था मैंने अपना सीखा था, चाहे वो चित्र हो चाहे कहानी हो, ये मतलब ये यहाँ से जो शुरुआत हुई। और हम लोगों को क्या है, ब्लैंक पेपर मिलते थे, अच्छा, इतने पेपर मिलते थे, हाँ, जिसमें हम लोग टेस्ट करते थे और देते थे। तो बोलते जब मोर्स कोड सिखाते हैं, टिट्टा, आपने देखो पोस्ट ऑफिस में टा 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 टिट, ये मैसेज प्रणाली होती है। उस समय मतलब जो अपन किसी को मैसेज संवाद करना है तो आरटीओ अलग होता था, आरटीओ में बोल दिया परंतु इसमें सिर्फ मैसेज उसके द्वारा पास किया जाता है और उसी पे बात होती है, और वो बहुत सीक्रेट होते हैं। वार के जितने कोड होते हैं वॉइस कोड, तो जो पेपर मिलते थे उनका उपयोग चित्र बनाने का था। और आप ये मानिए कि उन 15 सालों ने एक बड़ा चित्रकार, एक चित्रकार भी बना दिया, एक बहुत अच्छा राइटर भी बना दिया। मैं जब दिल्ली में आया पोस्टिंग में, तो मेरे चित्र और जो कहना चाहिए कहानियां धर्मयुग जैसी पत्रिका में छपने लगी। और उस समय मेरे साथ फिर एक ट्रेजेडी आई कि मेरे नाम पत्र बहुत आते थे। अच्छा, कार्यालय में जाना पड़ता था, तो हमारे यहाँ पुलिस बहुत सीक्रेट होती है, बोलते आप प्रेस के क्यों चक्कर लगाते हैं। अब मेरी समझ में आया कि ये तो क्योंकि हम जिस ब्रांच में थे बहुत वीआईपी ब्रांच, अब हम यदि प्रेस से मिलते हैं तो 10 सवाल होंगे कि आप प्रेस से क्यों मिलते हैं, भाई कुछ भी हो सकता है। मैंने अपना नाम बदल दिया, मनोहर पाठक से काजल, मनोहर काजल, और मेरे पता दूसरे जगह आने लगे। तो अंदा लगाइए, मैंने अपनी इतनी कहानियां लेके इतना कुछ लिखा, पर मैंने कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया। काजल ही से क्यों चुना गया? काजल शब्द चूंकि एक चीज है और उसका एक कारण होता है। काजल आंख में भी लगाते हैं, और काजल चीज को क्योंकि हम स्केचिंग करते हैं, तो ब्लैक कलर स्केच का एक महत्व होता है, और वो काजल नाम मेरे को हाँ, अच्छा, मैंने अपनी छोटी बहन भी थी, उसका नाम भी मैंने काजल रखा था, पर सबने कहा ये कलूटी मलूटी का नाम कहा था, तो किसी ने भी उस नाम को ध्यान नहीं दिया, पर वो नाम मेरे नाम से जुड़ गया। और आज जो मनोहर काजल है, मनोहर पाठक को लोग नहीं जानते, मनोहर काजल को साहित्य और इसमें अच्छा। और चूंकि मैं एयरफोर्स में रहा, तो एयरफोर्स में फिर मुझे
क्योंकि पेंटिंग भी थी, ये भी थी। फिर मैंने जैसे ही कैमरा इस्तेमाल किया तो मैंने कि कैमरे से अच्छी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। और एक चीज और है, बचपन से ही मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। ऑल ओवर इंडिया आप मान के चलिए, मैंने पूरा हिंदुस्तान पैदल पांव पांव घूमा है। हिमालय से लेके यहाँ दक्षिण भारत तक, उधर आसाम से लेके यहाँ तक। यात्रा, हाँ, यात्रा वो इसलिए रही कि हर 6 महीने बाद ट्रांसफर। अच्छा, एक चीज और है, हमारे यहाँ इतने वर्क होते हैं कि कहीं पे भी है तो वो पूछते हैं कि भाई कौन जाना चाहता है, चले जाओ। तो मैं कहता मैं तो फ्री हूँ। तो कहीं पे भी जाने के लिए गवर्नमेंट के खर्चे पे जाना, नए नए लोगों के बीच में जाना, ये तो वैसे ही हुआ जैसे मोदी जी करते हैं। हाँ, आपदा में अवसर को तलाश लेना। हाँ, तो मैंने जो अवसर तलाशा, इस तरह से मैंने पूरे हिंदुस्तान को देखा। हाँ, मैंने हिंदुस्तान की आत्मा को भी उस गहराई से महसूस किया। पर चूंकि मैं उस समय डिफेंस में था तो वो सोच एक अलग थी। हमने साहित्य में भी बहुत पढ़ा। मैं बंगाली लिटरेचर, स्पेशली यदि मैं नाम दूं, सत्यजीत रे, शरदचंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके साहित्य से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। हाँ, जबकि इसकी जगह मैंने प्रेमचंद या हिंदी साहित्य में, क्योंकि हमें तो ये लगता था कि ये हिंदी साहित्य के लोग तो इनके सामने कहीं ठहरते ही नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल के। तो मेरे लेखन में भी वही गंभीरता आई, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आपकी कहानियां बंगाली लिटरेचर से बहुत प्रभावित है। मैंने कि मैंने उनको पढ़ा ही है। तो शरद जैसा लिखने वाला अभी हिंदुस्तान में कोई हुआ नहीं है। अब ये तो हुई वही यात्रा, लेकिन जब आपने फोटोग्राफी प्रारंभ की, हाँ, तो फोटोग्राफी में एक अलग द्विधा, एक अलग चुनाव आपने मतलब, हाँ, उसको आप इस ढंग से देखिए। कैमरा हमने उसी समय मैट्रिक में लिया। हाँ, मतलब एक प्रकार से कहूंगे कि डब्बा कैमरे से शुरुआत हुई थी, क्योंकि कैमरा देख के एक उत्सुकता होती कि अरे यार इससे फोटो भी आ जाए। और पहला कैमरा मैंने अपने सुंदर सिंह जी फोटोग्राफर थे, प्रताप स्टूडियो बहुत पुराना यहाँ से खरीदा था। और सबसे बड़ी बात, वो कैमरे के लिए मैंने एक एक पैसा इकट्ठी किया था, क्योंकि उस समय क्या होता, हमारे बब्बा जी को हम बहुत चाहते थे। बब्बा जी जहां से भी आते थे तो पैसे मिलते थे, ऐसे करके मैंने 25 रुपए इकट्ठे किए और एक दिन बब्बा जी से बोला कि मुझे को कैमरा दिलवा दो। तो प्रताप सिंह को वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, सुंदर सिंह नाम था उनका। आए तो उन्होंने कहा कि 25 रुपए में तो कैमरा नहीं आता, 50 रुपए में आता है। तो फिर बब्बा जी ने कहा चलो ठीक है, इनको दिलवा दो, हम पेमेंट कर देंगे। कहते चलो ठीक है पंडित। वो डिब्बा कैमरा मेरा पहला कैमरा बना। और उसमें जो मैंने एक फोटो खींचा था, रेलवे लाइन का फोटो था। हम आपको फोटो बताएं कैसे वो मेमोरेबल बन जाते। वो कैमरा रेलवे लाइन का था। रेलवे लाइन के ऊपर सनलाइट पड़ रही थी और आपने देखा होगा वो लाइन जाके मिल जाती है। तो हमने उसका शीर्षक दिया था, बट दे नेवर मीट। समानांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं। उस समय इलस्ट्रेट वीकली, खुशवंत सिंह का नाम सुना होगा, एक जगजाहर सरदार जी, बहुत बड़े, वो उसके एडिटर, किसके, इलस्ट्रेट वीकली, इंग्लिश मैगजीन के। और उसमें फोटोग्राफी को बहुत महत्व दिया जाता था। उसके एक कंपटीशन मैंने वो फोटो भेज दिया। और वो उसमें छप गया और उसको पुरस्कार मिला। क्या बात। इस पुरस्कार ने आपको प्रेरित किया और आगे लगा कि अरे फोटोग्राफी में तो और अलग विजन। मतलब देखिए, एक अच्छा चित्र बनाना एक अलग चीज होती है, पर रेलवे लाइन के फोटो को कोई आप पसंद करे तो आपको भी लगेगा। फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट या मॉडल या दुनिया, इस फोटोग्राफ, अब मेरे को लगा कि हम ये दुनिया भर के चित्र जो बनाते रहते हैं, इससे अच्छे तो कैमरे से हम हजारों फोटो। और एक चीज और है, इसके लिए आपको रूम में बैठना पड़ता है, लिखने के लिए कैमरे में बैठना पड़ता है, मतलब अपने आप को समाज से काट के एकांत में बैठना पड़ता है। तो ये हमें बहुत कठिन लगता था। हम रात रात जाग के लिखते थे, और जबकि छपी तो छपी, नहीं छपी तो छपी, क्योंकि गारंटी थी। हम कोई स्थापित लेखक तो थे नहीं, वो तो सिर्फ एक शौक था। उस चीज ने मेरे कैमरे के शौक को इतना बढ़ाया कि जब मैं एयरफोर्स से छोड़ के आया तो उस समय मेरे पास अच्छे कैमरे थे और सोचा था मैं एक बहुत अच्छा स्टूडियो खोलूं।
और मैंने दमोह में सैफ अली स्टूडियो मोहन टाकीज के पास खोला। और वो स्टूडियो अपने आप में एक पहचान थी, क्योंकि हमें हमारे बहुत पुराने फोटोग्राफर मिल गए थे। जाफर, बहुत अच्छा नाम था, बहुत अच्छा वर्क करते थे। तो जब तक वो रहे तो स्टूडियो चला। इसके बाद फिर मैंने कहा कि अब हम पे तो ये, क्योंकि कमर्शियल फोटोग्राफी नहीं है, हमारी रुचि भी नहीं थी। और एक और विचित्र बात पता है, हम जितने फोटो खींचते थे तो जाफर बोलते थे कि आप फोटो नहीं खींचो तो अच्छा है। क्योंकि हम लाइट एंड साइड लाइट करते थे, वो बोलते थे कि आदमी को तो क्लीन फोटो चाहिए, साफ चित्र चाहिए, आप जो फोटो खींचते वो तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो मैंने कान पकड़ लिए कि फोटोग्राफर भी हम नहीं बन सकते। भाग्य से हम जिस मकान, ये हमारा मकान है, इसमें उस समय DO A.K. तिवारी, जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जी, हम उनसे मिलने आते तो उन्हें कि आप घूमते रहते हैं, आप टीचर क्यों नहीं बन जाते, आप लोगों का तो आरक्षण रहता है। तो वैसे 18% रिजर्वेशन होता है। मैं टीचर बन गया और उनसे मैंने पहली बात कही कि मुझे गांव और ऐसी इंटीरियर जगह दो, मैं वहीं पढ़ा रहूंगा। क्योंकि क्या होता है कि जिंदगी में इतनी उथल पुथल हो गई, क्योंकि आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं एयरपोर्ट पर क्या है कि मेरी पत्नी की डेथ भी हो गई थी, मतलब बहुत चीजें ऐसी रही कि मैं बिल्कुल एकांत चाहता था। और जब मैं अपने गांव गया तब मैंने एक नई दृष्टि से गांव को देखा। अभी तक मैंने सिर्फ गांव की कहानियां लिखी, उस जीवन को जिया नहीं। जब मैंने वो चेहरे देखे और ये देखे तो मेरे को लगा कि अरे ये तो एक अलग चीज। और आप हमारा ग्राम्य एल्बम देखें, हम तो ये कहेंगे, जेपी सिंघल का जो हमने आपको उदाहरण दिया, जेपी सिंघल ने जब हमारे 12, 18, 20, 22 के जब बड़े बड़े प्रिंट देखे तो उन्होंने मुझको गले से लगा दिया था कि इतना अच्छा वर्क मैंने अभी तक नहीं देखा। एक आदमी जिसका वर्क देख के मैंने कूची चलाना सीखा, लिखना सीखा, ये सीखा, वही वो आदमी एक अनजान, और मेरी कोई उम्र में उम्र नहीं, ये 2012 की बात है। एक JJ के विद्यार्थी थे भोपाल में, मानव संग्रहालय के, उनके साथ हम लोग गए थे और एक आर्टिस्ट भी था। जब उन्होंने ये अप्रिशिएट किया तो मुझे लगा मैंने जिंदगी में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। और उन फोटोग्राफ्स की वजह से मेरी एक पहचान बनी। और आप अभी भी यदि हमारा ग्राम्य एल्बम देखें तो हिंदुस्तान के माने हुए फोटोग्राफरों के बीच में एक चुनौती जैसा है, क्योंकि जब तक आप उनके बीच में रहेंगे नहीं, तो आप वो फोटोग्राफ। लेकिन ये एक विषय ये आता है कि जब आपने मतलब दुनिया चकाचौंध के है, एक से एक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपने सिर्फ नेचर, प्राकृतिक लाइट, और उसमें भी एक बड़ा एंगल बनाना पड़ता है, बड़ी तो और एक चीज और है, मेरी एक और खासियत है, मैंने आज तक कभी फ्लैश लाइट का इस्तेमाल, वही फ्लैश तो मैं निकाल के रख देता हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी आंखें कलर कंट्रास्ट को देखने के लिए, ये चित्र देखिए, ये देखिए, ये चेहरा जो दिख रहा है, ये अलग चीज है, ये दिख रहा, मतलब आप चेहरे पे देखिए कि वो डलनेस के बावजूद भी उससे एक ब्यूटी निकल के आ रही है। हाँ, और ये फोटोग्राफी अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी का की। हाँ, वही मतलब ये सनलाइट है सामने, हाँ, सामने लाइट आ रही है, कैमरे से कवर करना इसलिए कठिन होता है। ये देखिए, ये चेहरा अंधेरे में, हाँ, कैमरा इस लाइट को कवर कर रहा है, और जब इसको कवर करेगा तो एपर्चर बदल जाएगा। हाँ, तो नेचुरली ये बिल्कुल और काला हो जाएगा। इसको अच्छा बनाने के लिए ये काला हो जाएगा, बिल्कुल। तो हमें जब पेपर होता है तो हम इसकी रीडिंग लेते हैं। अच्छा, यहाँ जाते हैं, यहाँ की रीडिंग आएगी, इस रीडिंग के हिसाब से फिर हम कैमरा एडजस्ट करते हैं, एंड आई विल टेक द फोटोग्राफ। मतलब जो उसमें वो होता है आजकल ऑटोमेटिक की जगह पे, ऑटो पे तो आप कभी फोटो खींच ही नहीं सकते। ऑटो मतलब ऑटो कैमरा अपना दिमाग से काम करेगा, हाँ, और इस लाइट को पकड़ेगा, उसको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप इसको अंधेरे में रखें तो कैमरा ये बोलेगा आपकी जरूरत नहीं। आपकी जो फोटोग्राफ्स है वो सुना है कि काफी बड़े मंचों पर भी प्रकाशित हुए हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को हुआ, टाइम और लाइफ जैसी मैगजीन हुए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सन 2000 में कोडक एशिया ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में
मतलब एशिया में एक कंपटीशन किया था जिसका नाम था सेलिब्रेशन ऑफ मिलेनियम। कुछ मतलब फोटोग्राफ से ऊपर भी चर्चा करते ही चलते हैं। हाँ। तो सेलिब्रेशन ऑफ मिलेनियम जी है ना। हाँ हाँ। तो आओ बैठे, आ जाओ हाँ जी। तो उसमें उनने कॉन्टेस्ट का नाम दिया था सेलिब्रेशन ऑफ मिलेनियम जी। तो उसमें 1 लाख कैश था और 1 लाख का कैमरा। तो अब अंदा लगेगी कोई जानबूझ के तो अपन कंपटीशन के लिए फोटो खींचते नहीं है, आपको अपने फोटो देखना होंगे। वो फोटो मेरे को लगा दिस विल बी द बेस्ट फोटो और मैंने उसको भेज दिया एंड इट वाज सिलेक्टेड। इस फोटोग्राफी ने इसी को जब मेरे को पुरस्कृत किया गया, फिर मेरी प्रथम एग्जीबिशन मध्य प्रदेश कला अकादमी में लगी की सन 2000 में दिग्विजय सिंह ने उसका उद्घाटन किया और तब वहां के लोगों ने माना कि आपकी फोटोग्राफी जीनियस, क्योंकि इतना लाइट एंड सेट सिर्फ एक आर्टिस्ट कर सकता है, फोटोग्राफर के लिए ये संभव नहीं। और वो फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एल्बम होगा यहाँ जैसे आप को हम अवार्डेड फोटोग्राफ आपको बताएं, ये है, ये दिल्ली के एक बहुत बड़े कंपटीशन में अवार्डेड हुआ था जी जी। और ये था समय सारथी जी 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 बिल्कुल। ये समय का प्रतीक है जी। ये बच्चा बैठा है जी, इसके चेहरे के ऊपर कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं, समय को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको गोल्ड मेडल। क्या बात है। और अभी आप नेचर फोटोग्राफ देखते जाइए तो हम आपको बताएंगे कि सब फोटोग्राफ, जैसे ये देखिए, ये बच्चे का एक टेंशन देखिए, ये और हमारे फोटोग्राफ प्राइज हिंदुस्तान की जितनी बड़ी बड़ी मैगजीन है, सब में मैगजीन में ये कवर, हमारे यहाँ हजारों मैगजीन रखी हुई है जिनके ऊपर कवर है। देखिए अभी देखिए, अभी एक बताओ कवर, और मेरे चित्र भी इसमें पब्लिश है। ये देखिए, जो ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा एजुकेशन के ऊपर जिस समय वो राजू कौन सा वो शिक्षा मिशन चला था, तो उनमें फोटोग्राफ, तो आप इन फोटोग्राफ देखिए। ये मध्य प्रदेश शासन ने लड़की भ्रूण हत्या के ऊपर इसको क्या बात है कैलेंडर बना के पब्लिश किया। लड़की मतलब एक बिल्कुल कहना चाहिए उसकी क्या गलती है, जिस ढंग से वो बैठी है, मिट्टी का बर्तन ये है, ये पूरा परिवेश ये बोल रहा है इसके व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती है कि मुझे मार दिया, मुझे जीने का हक नहीं है। ये चित्र बोलता है। ये चित्र देखिए, मतलब एक मृत चीज है ये गुड़िया, इसमें कोई जान नहीं है, परंतु बच्ची के चेहरे पे एक ममता का जो भाव आया है, ये इस फोटो की खूबसूरती है। हर चित्र, अब ये देखिए, जनगण मन, और एक गरीब बच्ची पढ़ रही है, उसके बाल फैले हुए, ये पहले पूरा परिवेश देखिए, ये नेचुरल लाइट है, ये कोई अरेंज्ड फोटो नहीं है, बस आपने देखा और क्लिक कर लिया। क्योंकि जब आप अरेंज फोटो उतारते हैं तो फिर आपका टाइम बहुत बड़ा, क्योंकि वो मूड ही नहीं मिलता, बच्चे आपके कहने से तो बैठेंगे नहीं। ये फोटो एक चर्च ने लिया है, दे हैव पेड मी 25,000। बाइबल में एक लाइन आती है कि आशीषों की बरसात, हिंदी में कहीं शब्द नहीं है आशीषों की बरसात। इसमें देखिए दीवार के ऊपर जो हाथ लगे हैं, मतलब वो प्रतीक दे रहे हो। ये बच्चे एक जगह कोई पूजा कार्यक्रम था तो बड़ी उत्सुकता से, मतलब वो श्रद्धा या वो नहीं है, एक थोड़ा डर सा है कि हाँ इधर है, पूजा हो रहे, हमें आराम से खड़े होने चाहिए। तो वो जो भाव आया है, और ये हाथ में लगे हुए हैं। तो ये चर्च ने मेरे को पेमेंट किया। और जितने फोटोग्राफ देखिए आप, सब फोटोग्राफ बोल रहे हैं। इसमें देखिए सुंदरता क्या होती है। इस बच्ची का आप हाथ देखिए, कितना काला है, कितना काला है, परंतु चेहरे पे गुलाबी देखिए,
ये कोई मेरी बनाई हुई चित्र नहीं, सनलाइट का काम है। आप हमारे हर चित्र देखेंगे, ये देखिए ताल, बिल्कुल, मतलब और बच्चा का ऊपर देखना और इसका ये देखना, यदि इसमें एक भी सब्जेक्ट आपकी तरफ देख ले तो फोटो फिर कुछ खत्म, क्योंकि टेक्निकली फोटो मजबूत नहीं होता, उसमें भाव क्या है, उसमें इंप्रेशन क्या है, मैसेज क्या जा रहा है। ये देखिए कितने चित्र मिलेंगे आपको, ये गांव, ये है वो फोटो। अच्छा, ये सेलिब्रेशन ऑफ मिलेनियम, क्या बात है, इसको फर्स्ट प्राइज मिला, 1 लाख कैश सन 2000 में और 1 लाख का कैमरा, पेंटेक्स KF, पता नहीं कौन सा मॉडल था वो, मेरे पास रहा, फिर वो गुम गया था। तो चित्र बोलते हैं देखिए, और हमारे चित्र, सबसे बड़ी बात है, लोग खरीदते हैं पेंटिंग की तरह। मैं 2 साल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता डिपार्टमेंट में रहा, फोटोग्राफी पढ़ाने और बच्चों को सिखाने के लिए। वहां यूनिवर्सिटी ने मेरे चित्रों की गैलरी बनाई। मध्य प्रदेश शासन ने मेरे एल्बम की 200 प्रतियां खरीदी, ये माध्यम के माध्यम। तो चित्र बिकते हैं, और आप जितने भी चित्र देखें, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं, किसी को हमने कहा नहीं है कि आप बैठो, क्योंकि गांव में मैं टीचर था, घूमते रहते थे, जहां जो टकराया, मेरे को मतलब इस भटका या घूमने वाली चीज में। ये देखिए अब इस चित्र में कितना अच्छा, ये पत्ती सीजन है, अभी चल रहा है, भर दोपहरिया में लोग सवेरे 4 बजे निकल जाते हैं पोटली बांध के, ये तेंदू के पत्ते लगे हैं, पत्ते तोड़ते हैं और दोपहर में वापस आते हैं। ये देखिए पूरा जंगल सूना है, फिर पत्ता दिखता है, ये बड़ी पत्ता जाती है। मतलब जो भी चित्र लिए हैं, यदि आप उसकी गहराई में, ये देखिए श्रृंगार की एक परिभाषा, बिल्कुल, आप इसका कलर कंट्रास्ट देखिए, ये देखिए, मतलब ये जो चित्र, जैसे आप फिल्म बनाते हैं ना, और फिल्म के लिए करोड़ों की खातिर से सेट बनाते हैं, ये सेट हमें रास्ते चलते दिख जाते, बस आपकी नजर होती है तो उसको। ये देखिए फसल की देखभाली करते, जब ये जनवरी का माह रहता है, गेहूं को पानी करना पड़ता है, तो वो आगी जला के रहते हैं, और कैसी उनकी जिंदगी होती है। ये देखिए धान लगी हुई है, और फुर्सत है तो अपने काम में लग जाते हैं। ये देखिए जंगल, गांव क्या होता है, ये देखिए, ये वो है सेजा कहलाता है। पहले ये हरा होता है तो ये ऐसा लगता है, और जब जनवरी में आता है तो ये लाल। अब इसकी खूबसूरती देखिए, और बच्चे ये कंडे बीनते हैं, वो क्या होता है, ठंड में जरूरत पड़ती है तो बने बनाए वो जो, हाँ, उससे गाकड़े वगैरह बनाने के, तो वो अपनी टोकरी लेके निकल जाते। ये देखिए बच्चे नदी में गर्मियों में जाते हैं तो अपनी तौड़िया ली और तो मछली पकड़ने। ये देखिए मतलब विलेज लाइफ में बच्चे किस उन्मुक्तता से जीते हैं। और मेरे एल्बम पे कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि आपने गरीबी का मजाक उड़ाया है, परंतु एक व्यक्ति ने ये भी कमेंट किया था कि आपने विपन्नता में संपन्नता दिखाई। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, परंतु वो हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं। आप किस चीज की कल्पना करेंगे? यदि बच्ची अपनी माँ का ब्लाउज पहन ले फटा चिथड़ा, तो वो खुश दिख रही है, आप उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। अरे वो कितनी खुश है, जब वो हमने बताया तो लाल वाला। ये देखिए ये फोटो सैयद हैदर रजा, हमारी राम कुमार विद्यालय में जिस समय उनको पहली बार सम्मानित किया गया था रजा साहब को, तो वो आए थे। तो राम कुमार विद्यालय में हमारी उनके उसमें एग्जीबिशन लगाई गई थी। उस एग्जीबिशन में हमारे चित्रों की जितनी तारीफ की थी मैं ही जानता हूँ, और ये चित्र उनको बहुत पसंद आया था। तो ये हमने उनको प्रेजेंट किया था, और ये उन्होंने बताया था कि हमने अपने पेरिस की आर्ट गैलरी में, उनके पास प्रवेश का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था, उनकी वाइफ पेरिस की थी, तो उनकी गैलरी में ये हमारा चित्र लगा हुआ। उन्होंने कहा था काजल जी हमने आपका चित्र लगाया। जितने चित्र हैं आपको बोलते हुए, ये चित्र को देखिए, हमारे समाज में स्त्री की क्या स्थिति है।
अभी तक बेड़ियों से जकड़ा हुआ पूरा कैरेक्टर, और जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती। चित्र बोलते हैं, बहुत सी कहानी कहते हैं। तो ये चित्र उसी टाइप के, मतलब ये देखे यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड, लेट अस सेव आवर वर्ल्ड। 2 बच्चे, ये इनकी फोटो छोटे बच्चे थे, ये यहाँ लगा, एक पेड़ लगा दिया, वो पानी की तरह। ये देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। ये भोपाल में एक भोपाल थे कलेक्टर भोपाल सिंह, वो इंदौर के थे। उन्होंने इस फोटोग्राफ के लिए हमें 10,000 रुपए दिया था, और इसके बड़े बड़े पोस्टर बना के कि पानी की बचत करिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी। तो चित्र जब बोलते हैं तो वो चित्र बोलते हैं, और हर चित्र का एक मैसेज है। ये भी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी द्वारा एब्लिश है, हेरिटेज, विरासत। दादा अपने नाती को नगड़िया बजाना सिखा रहा है, और देखिए वो चला रहा है, सिर्फ उसके चेहरे पे भाव के हाँ बिल्कुल सही है, गलत है। ये देखिए, कविता या साहित्य क्या मायने रखता है। बाबा उसका अंधा है, आंखों से नहीं आया। बच्ची कविता पढ़ रही है, वो कितनी प्रसन्नता से पढ़ रही है, और उसकी आंखें नहीं है, परंतु ये देखिए वो हंस रहा है। मतलब चित्र जब एक मैसेज देता है, और जब आप इनको बड़े बड़े चित्रों में देखेंगे तो आपको एक एक रेशा क्लियर दिखेगा। तो चित्र मैसेज कैसे देता है ये देखिए, वही सीखने वाला बाप, वो बिल्कुल आंखों से आंख मिलाए हुए कि गलत तो नहीं हो रहा। ये देखिए, ये देखिए, एक बच्चे के मन में ये भाव आ जाए कि मुझे ठंड लग रही तो हमारे बिल्ले कुत्ते को भी ठंड लग रही, उसने देखिए अपने चद्दर में लगे। ये देखिए, ये राई हटा की, राई पे मैंने इतना काम किया है, परंतु ये है चेहरे नहीं, सिर्फ लाइट एंड शेड, लाइटिंग। और जिसने भी हमारे चित्र देखे बोला राई तो बहुत लोग को उतारते हैं, परंतु आपके चित्र एक पेंटिंग जैसी व्याख्या करते हैं, रिदम पकड़ते हैं। तो अच्छा, ये आपकी सोच होती है, खत्म, हम उसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा, यदि आप चित्र देखें तो मेरे को लगता है हर चित्र एक मैसेज देता है। ये देखिए बैलेंस, पूरा लैंडस्केप कैलेंडर जैसा, बिल्कुल पेंटिंग का पर, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, फ्रेम बनाना बहुत, इसलिए फ्रेम बनाना आपको आना चाहिए। इसी फ्रेम को कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशंस का मतलब ये है कि एक फ्रेम में उतनी ही चीजें रखो जितनी जरूरत है, जो जरूरत नहीं है उसको फ्रेम से बाहर कर, वो सब्ट्रैक्ट कर देती सब्जेक्ट को। ये देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग, और हम इतने सवेरे यदि नहीं घूमते, मीलों दूर हम मोटरसाइकिल से चले जाते हैं, यदि हमें एक फोटो लेना है तो हम 50 किलोमीटर दूर चले जाए, क्योंकि जानते हैं वो एक समय निकल जाएगा, फिर हमें वो चीज। ये अर्ली इन द मॉर्निंग है। आप यदि 11 बजे पहुंचेंगे तो कुछ नहीं दिखा। ये देखिए ओस के कारण ये पूरी घास फसल वगैरह, ये देखिए लाइटिंग सेट का कौन, मतलब ये आपकी सोच होती है, और सोच से चित्र बनते हैं। ऐसे नहीं बनते कि आपने बस बटन। ये देखिए, ये चित्र भी अवार्डेड है, वो है क्या बोलते हैं, खपरे बनाते हुए पे पसीने की, ये भर दोपहरिया का फोटो है, वो खपड़े बना रही है, यही किशुनतलैया का है, तो पूरा पसीना इधर से आके नाक पे अटक गया। यदि आप बड़े फोटो में देखेंगे तो आप लगता है जैसे एक मोती चमक। ये फोटो भी खूबसूरती, और इस चारों तरफ के परिवेश ने फोटो को उठा दिया। यदि ये सब चीज क्लियर होती तो लाइट एंड शेड पे फोटो बनता है। ये देखिए, ये देखिए दीवार का परिवेश, यदि क्लीन दीवार होती, सीमेंट का मकान होता, शहर में तो हम कैमरा भी नहीं निकालते, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम फोटो ले तो काय की ले। ये चीजें अब सब खत्म हुई। ये दाएं होती थी, ये देखो ये भी दाएं हो रही है, ये देखिए ये बखरनी हो रही है, ये बोनी हो रही है। बोनी में देखिए पत्नी दाना डालती है और ये चलाती, पूरा देखिए पेंटिंग परिवेश। और आप कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा, कलर कॉम्बिनेशन ही फोटोग्राफी होती है। लोग कहते हैं कि कलर फोटोग्राफी में आर्ट नहीं है। आप हमारे फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा कि कलर भी बोलते हैं।
आप औसत कैमरों से कंपेयर करेंगे तो ये कलर नहीं बनेंगे। हम जनरली कोडक फिल्म इस्तेमाल करते थे, और कोडक फिल्म में खासियत होती है वो मटमेलेपन को, पीलेपन को इतनी खूबसूरती से पकड़ती है कि ये देखिए, ये जो हल्का पीला, कौन क्या है, दूसरी फिल्म में तो उसमें चटक कलर है, इसमें चटक कलर नहीं है, इसलिए कोडक दुनिया की बेस्ट फिल्मों में मानी जाती है। हमने ज्यादातर कोडक ही को इस्तेमाल किया। ये देखिए एकाग्रता क्या होती है, बगले से सीखे, ये भाग्य से यहाँ था जब अपने ये फुटेर तालाब का फोटो है। ये देखिए राई, वो जब चक्कर लगाती है एक घेरे में जब घूमती है तो देख के लगता है जैसे वो राई के दाने से दिखाई। ये देखिए किशन तलैया, बिफोर सनराइज। हम कहते हैं इतने लोग किशन तलैया रोज देखने जाते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि किशन तलैया इतनी खूबसूरत। सूरज उगने के पहले जो उषा काल हो उसका डलकर, और किशन तलैया क्या है इन टावरों से पता लगे। ये सब नेचर है, ये देखो सब। और ये फोटो देखिए किशन तलैया, सूर्योदय को नमस्कार। अब देखिए कितने कलर, और भाग्य से वो आदमी मिल गए। देखिए यदि ये फोटो नहीं होता तो ये सिर्फ सुंदर चित्र होता, कोई मतलब नहीं होता। परंतु यहाँ हम सोचते कोई पनियारन आ जाए, अब वो इतने इंटीरियर में कौन पनियारन जाएगी, कोई पहचान का होता तो हम शायद ले भी जाते कि चलो एक फोटो चाहिए। तो मित्रों ये थे मनोहर काजल, जिन्होंने इस स्तर से फोटोग्राफी प्रारंभ की कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दमोह का नाम गौरवान्वित किया। प्राकृतिक फोटो क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, ग्राम क्या होता है, सुंदरता क्या होती है, इस और संदेश हम कैसे दे सकते हैं, यानी ये पूरी तपस्या इनकी है। और इस तपस्या के बल पर इस दमोह का भी इन्होंने नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। पाठक जी से हमने चर्चा की, आने वाले समय में किसी और व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।